हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के आगामी सीजी सेट होने वाली उस परीक्षा में महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास रामचंद्र शुक्ल का प्रथम संस्करण का वक्तव्य। तो शुरू करते हैं। हिंदी कवियों का एक वृहद संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1833 में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन 1889 में डॉक्टर गियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कविवृत्त संग्रह निकाला। जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो देखते जा रहे हैं हम लोग। काशी की नागरिक प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ ही में इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज्य पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी है। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया और सन 1911 तक अपनी खोज की 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। तो एक सर्वप्रथम जो काशी नागरिक प्रचारणी सभा है, वहीं से हस्तलिखित पुस्तकें इनको प्राप्त हुई। उसके बाद सन 1913 में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं श्रीयुक्त श्याम बिहारी मिश्र आदि ने अपना बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया है। तो ये रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में लिखे हुए हैं। तो आइए हम लोग जो काम करने हैं उसको छोड़ते हुए जो उपयोगी है उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा है। उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देश भाषा। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी है, जो साहित्य की कोटि में नहीं आती। तो ये अपभ्रंश के से जो ग्रंथ मिले हैं जो साहित्य की कोटि में नहीं आते, उनको उसके बारे में उल्लेख किए हैं। अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्य की पुस्तकें केवल 4 हैं। तो यहाँ पर शुक्ल जी ने साहित्यिक पुस्तकें केवल कितनी मानी है? 4, जिसमें विजयपाल रासो, हमीर रासो, कृति लता और कृति पताका। तो याद रखना, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, जिसमें खुमान रासो, विशालदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय में जस चंद्रिका, परमाल रासो जिसका मूल रूप आल्हा है, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। जो 8 रचनाएं यहाँ पर दी हुई हैं, वे केवल देश भाषा में लिखा गया है। मतलब जो उस समय प्रचलित थी जनों की भाषा, उसमें देश भाषा। और ये 4 पुस्तकें हैं, वे अपभ्रंश की भाषा में लिखी गई हैं, अपभ्रंश भाषा में। तो इसे याद रखना। उसके बाद इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 तथा विशालदेव रासो को छोड़कर से सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही है। इसमें केवल अंतिम 2 तथा विशालदेव रासो को छोड़कर से सब ग्रंथ वीर गाथात्मक है। मतलब बाकी जो 2 ग्रंथ है छोड़कर उस सभी क्या हैं? वीर गाथा काव्य हैं। अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। विशालदेव रासो को छोड़कर जो अंतिम 2 तथा 2 छोड़कर जो बाकी रचना है उसे वीर गाथा का काव्य कहा गया। मिश्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर अपनी पुस्तकों की और
नामावली दी है। भगवद गीतिका, वृद्ध नवकार, वर्तमान, समंतसार, पतल्ली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रास, रवन गिरिरास, नेमिनाथ चौपाई और 10वां है उपदेश माला जिसको कहते हैं उपदेश माला। उसके बाद हम जो महत्वपूर्ण उसी को देखेंगे। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले तो 2 काव्य धारा निर्गुण धारा और सगुण धारा निर्दिष्ट की गई। फिर प्रत्येक धारा की 2-2 शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले तो 2 काव्य धारा निर्गुण धारा और सगुण धारा निर्दिष्ट की गई। फिर प्रत्येक धारा की 2-2 शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई। निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी और प्रेम मार्गी शाखा तथा सगुण धारा की राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा। जो उस समय निर्गुण और सगुण धारा थी, उसमें जो निर्गुण धारा के थे वो लोग ज्ञानाश्रयी कहलाए और सगुण धारा के वो लोग मतलब राम भक्ति और कृष्ण भक्ति की उपासना करने लगे। निर्गुण धारा में सूफी संत और ज्ञानाश्रय शाखा के जो संत थे वे लोग आए। तो उसी के बारे में उल्लेख किया हुआ है। उसके बाद रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। तो शुक्ला कहते हैं कि रीतिकाल के भीतर जो परंपरा चली उसके उपविभाग मतलब जो कुछ आधार था वो उनको नहीं मिल पाया। उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। उसके बाद देखते हैं मिश्र बंधुओं के प्रकांड कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्राय उक्त ग्रंथों से ही विवरण लिए हैं। अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ताओं को ध्यान देना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। ये कथन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास BA की हिंदी विनोद कोविद रत्नमाला, श्री पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी तथा श्री योगी हरि जी की ब्रज माधुरी सार से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है। तो किन किन ग्रंथों से शुक्ल जी ने जो सहायता लेकर अपने साहित्य के इतिहास जो लिखा है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा किए हुए हैं, वे इनको नोट कर लीजिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कहाँ से उन्होंने साहित्य सामग्री लिया था करके। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र केदारनाथ पाठक का ही काम है। तो यहाँ पर इनका जो मित्र है उन्होंने आधुनिक काल के जो प्रकरण लिखते समय उनके जो साहित्य किया था उसके बारे में लिखा है यहाँ पर। तो इसको भी याद रखना क्योंकि अक्सर ही डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे TGT हो PGT हो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आज के लिए इतना कुछ समझिए। फिर अगला वीडियो इसके नीचे से पार्ट से बनाएंगे हम लोग। तो अगर ऐसी क्लास चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद और कमेंट कीजिए।